हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं अब आप सभी के पास बहुत कम टाइम बचा है। अब आप सभी के पास मुश्किल से 2 से 3 दिन ही बचे हैं और आपके यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट पीजी एमए हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ। और आज की क्लास आप सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट की होगी तो मैंने उसमें ऑलरेडी आपको बताया था कि आपके 75 क्वेश्चंस में से, क्योंकि आपके जो हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है वो 75 टोटल हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से हमने देखा था कि 15th क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन हमारे हिस्टोरियोग्राफी से पूछे जाते हैं। तो ये क्लास कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप सभी देख सकते हैं। तो बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं और उसकी डिटेल में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके साथ आज की क्लास डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये आज की क्लास आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अभी तक चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और अपडेट आप सभी को मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ 100 क्वेश्चन हिस्टोरियोग्राफी के यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें हिस्टोरियोग्राफी वाला जो सेक्शन है आपका इतिहास लेखन बुक्स एंड ऑथर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्या पता है इस बार आपके 15 से ज़्यादा क्वेश्चन हमें इस सेक्शन से देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ साइलेंट स्प्रिंग। आपको बताना है इसमें से जो आपकी साइलेंट स्प्रिंग की जो बुक है वो किसने लिखी है। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन है, तो हम इसके साथ पूरा डिटेल में देखेंगे कि ये बुक लिखी किसने, कब लिखी है, किस चीज़ के बारे में लिखी है, क्योंकि हमारे पास कहीं से कुछ भी आ सकता है। जैसे कि आज मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ कि इसके आपको ऑथर बताना है, क्या पता आपके एग्जाम में इसका टाइम पीरियड पूछ लिया जाए, ओके, या फिर इसका जो क्या सब्जेक्ट है वो पूछ लिया जाए। तो इतने डिटेल में हम आज की क्लास को करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर है। मेरे क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले आप सभी को नीचे कमेंट करके इसके राइट आंसर बताना और देखना है कि आपको आउट ऑफ 100 आप सभी ने कितने करेक्ट किए। तो फर्स्ट आंसर हमने देखा, आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, राचेल कार्सन, जॉन मुइर और जेसी कुमारप्पा। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि साइलेंट स्प्रिंग जो है किसने लिखी थी, कब लिखी थी, वो सब कुछ हमें इसमें बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी साइलेंट स्प्रिंग की, तो याद रखना ये बुक आपकी 1962 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। 1962 में इसको पब्लिश किया गया था। और दूसरा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राचेल कार्सन इसके राइटर हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा था। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इस ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर बी। इसमें इन्होंने आपके इन्वायरमेंटल मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन दी वर्ल्ड। अदरवाइज मैंने बहुत सारे ऑलरेडी बुक्स एंड ऑथर पे वीडियो बना रखी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी वीडियो अगर आपने देख ली है तो बुक्स हिस्टोरियोग्राफी का सेक्शन आपके ईजिली से एग्जाम में निकल जाएगा। तो कोशिश करना कि आप सभी वो सारे बुक्स एंड ऑथर देख लो जिन्होंने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो। तो साइलेंट स्प्रिंग आपको क्या समझ आया कि ये आपका एक इन्वायरमेंटल साइंस बुक है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा, इसका क्या कारण है जो यहाँ पे लोगों ने आपके पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया है, ये सारी बातों के लिए हमें ये चीज़ें याद रखनी है। ये हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री से, देखो इंडियन हिस्ट्री से तो बुक्स एंड ऑथर्स कर पाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक की तरफ है आपके सेकंड बुक है द बुक इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस जो है ये बुक किसने लिखी थी। एम के गांधी ने, आपके सुंदरलाल बहुगुण ने, जेसी कुमारप्पा ने, या फिर के एम मुंशी ने। और साथ साथ ये भी बताना है कि ये बुक कौन से टाइम पीरियड में लिखी गई थी। देखो अगर हम बात करें आपके इकोनॉमी ऑफ परमानेंस की, तो बिल्कुल देखो इसको किसने लिखा था पहले तो हम ये बात करते हैं। तो ये बुक लिखी थी आपकी जेसी कुमारप्पा ने,
ठीक है। इन्होंने इनका टाइम पीरियड 1892 से 1960 का माना जाता है। और अगर हम बात करें तो ये बुक इन्होंने लिखी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन थे, क्योंकि कभी कभी ऑथर्स भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कौन थे, तो याद रखना जेसी कुमारप्पा की अगर हम बात करें तो ये आपके इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, एग्जाम में ये चीज़ भी पूछी जाती है, तो याद रखना ये इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने स्टडी की थी आपके इंग्लैंड और यूएसए से। और स्टेटमेंट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखना कि जेसी कुमारप्पा जो है वो महात्मा गांधी के फॉलोवर थे। किसके फॉलोवर थे? महात्मा गांधी के ये फॉलोवर थे। ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये तो हम तभी कर पाएंगे अगर हमने ये सारी चीज़ डिटेल में पढ़ी होगी, राइट। तो याद रखना कि ये कौन थे? इकोनॉमिस्ट थे, हमने अभी फर्स्ट चीज़ देखी। और ये इंग्लैंड और यूएसए से इन्होंने पढ़ाई की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। महात्मा गांधी के ये फॉलोअर्स थे। इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि ये आपके गांधी के प्रिंसिपल को, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उसको अप्लाई कर सके, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। तो जिन्होंने क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी बताया था वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है चिपको मूवमेंट जो है वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1970 में, 1982 में, 1992 में या 1973 में? अगर हम चिपको मूवमेंट की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि ये मूवमेंट 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमारे एग्ज़ाम में इससे इम्पॉर्टेंट लीडर्स भी पूछे जाते हैं, तो अगर आपसे लीडर पूछे जाएंगे तो हमें किन किन का नाम याद रखना है वो भी नोट कर सकते हैं आप सभी। एक तो आपको याद रखना है सुंदर लाल, ठीक है। इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ये BA है, ठीक है, BAHU। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है गौरा देवी। तो ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हमारे क्या है, लीडर हैं। और इसमें से क्या कर सकते हैं कि वो आपसे एक नाम हटा देंगे या किसी और का ऐड कर देंगे। तो अगर हमें मेन लीडर पता होंगे तो ही हम इसको कर सकते हैं। तो ये मेन लीडर याद रखना 1973 में स्टार्ट हुआ था। इस मूवमेंट का मेन क्या है कि यहाँ पर फॉरेस्ट को क्या कर सके, सेव कर सके, उसको कंजर्व कर सके, ये इसका मेन एम था। इसीलिए ये मूवमेंट यहाँ पर आपके चलाया गया था। ऐसा बोला जाता है कि चिपको मूवमेंट जो है ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि ये किसके स्टोरी से इंस्पिरेशन था, तब भी हमें आपको नाम याद रखना है। तो यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ, अमृता देवी, ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। तो याद रखना चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आपके 1973 में। कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना आपके गढ़वाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे कि आपको बताना है इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिबरलाइज्ड इट्स इकोनॉमी। तो आपको ईयर बताना है 1995, 1991, 1969 या 1951। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडियन लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1991। आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब लॉन्च हुआ था, कौन से ईयर में। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो नाम से काम भी समझ आ रहा है और ये बात सबको पता है कि यहाँ पर ये जो आपका लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर, ये किस पर्पज़ से हुआ था, ताकि हम कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर यानी टाइगर को सेव करने के पर्पज़ से इस प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया गया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर 1973। आप सभी देखोगे ये टाइगर मूवमेंट या आपका प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल को 1973 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यहाँ पर इनकी कोशिश थी कि जो पॉपुलेशन है इसको, क्योंकि बहुत कम हो रही थी उसको, इस दैट्स वाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम सभी देखेंगे तो आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू CA Ballet groups having allegiance to a powerful patron is called subaltern, subgroup, connoisseurs या फिर contributors। तो अगर आपसे एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपको बताना है कैम्ब्रिज इंटरप्रिटेशन द रूट ऑफ पॉलिटिक्स ले इन। तो कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे MHI 03 की प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। उसमें मैंने ऑलरेडी हिस्टोरियोग्राफी का एक मैराथन सीरीज लिया था, आप उसमें आप लोग उसको देख सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है
लोकेलिटीज़ लाइक डिस्ट्रिक्ट, द म्यूनसिपैलिटी, द विलेज, या इंटेलेक्चुअल फॉरम्स, या कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, या फिर हिस्ट्री। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप सभी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। अगर हम कैम्ब्रिज इंटरप्रिटेशन की बात करें जो रूट है पॉलिटिक्स ले, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही होना चाहिए, लोकेलिटीज़ लाइक डिस्ट्रिक्ट, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड द विलेज। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है द एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कॉम्पिटिशन एंड कोलैबोरेशन इन द लेट 19th सेंचुरी। ये बुक किसने लिखी थी? जॉन गेलहर ने, अनिल सील ने, रोनाल्ड रॉबिन्सन ने, या गॉर्डन जॉनसन ने। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो हिंदी मीडियम में होंगे, तो आप लोगों को ये भी साथ में प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करो कि बुक्स एंड ऑथर्स हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो नेम सेम ही होता है ना, उसमें कोई डिफरेंस होता नहीं। अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर पाती, तो क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैंने सोचा ना से अच्छा कि हमें ये मैराथन सीरीज़ ज़रूर निकालनी चाहिए ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहे। बुक्स और ऑथर्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर सेम नाम होता है, तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, हिंदी में तो यहाँ पर एक्चुअली मैं पढ़ भी रही हूँ और आपको मेन बुक पर फोकस करना, और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बाइलिंगुअल होता है, तो आप लोग दोनों को ही चेकआउट करके कर सकते हैं। तो मैं ये भी यही सजेस्ट करूँगी जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं, आप लोग कोशिश करो यहाँ पर सबका हर एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स ज़रूर दो, ठीक है। और चेक करो कि अगर इस तरीके का स्टोरियोग्राफी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी से राइट आंसर बताओ कि द एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कॉम्पिटिशन एंड कोलैबोरेशन द लेट 19th सेंचुरी, इस बुक के ऑथर कौन है? यस, बिल्कुल करेक्ट। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी बताया अनिल सील, वो राइट आंसर है। अनिल सील ने आपकी ये बुक लिखी थी, तो ये दोबारा से नोट करो क्योंकि कुछ कुछ बुक्स ऐसी बुक्स तो ऑब्वियस सी बात है हम नहीं पढ़ पाते हर जगह, कितने भी इंडियन हिस्ट्री की तो बुक्स और ऐसा हम कर पाते हैं, बट इतने बुक्स एंड ऑथर के बारे में हमें पता नहीं होता। तो अब हम यहाँ पर अपने एग्जाम से 2-3 दिन पहले हम ये देख कर पढ़ कर जा रहे हैं, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया तो अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप करे देखा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है हु अमंग दी फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। आपके पास ऑप्शन है रणजीत गुहा, आर.एस. शर्मा, अनिल सील, या फिर रैकल कार्लसन। बिल्कुल, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड हम यहाँ बात करते हैं, तो राइट आंसर अनिल सील होगा। याद रखना, कैम्ब्रिज स्कूल से अगर हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन की बात की जाए तो यहाँ पर अनिल सील कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी से बिलोंग करते हैं। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी के अगर मैं स्कूल ऑफ थॉट की बात करूँ तो इनका मानना था ये किस पर फोकस करते हैं, यहाँ पर ये अप्रोच देते हैं आपके ब्रिटिश एम्पायर की, उनके इम्परियलिज्म साम्राज्यवाद से रिलेटेड यहाँ पर ये लोग बात करते हैं, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तो अगर आपके एग्जाम में यहाँ से आ जाए तो राइट आंसर अनिल सील होगा, याद रखना, ठीक है। कैम्ब्रिज स्कूल की अगर मैं बात करूँ कि इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व होता है, तो याद रखना अनिल सील के अलावा आपको कभी ऑप्शन में गॉर्डन जॉनसन, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कौन कौन से लोग हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में ये भी कई बार पूछ लिया था कौन से लिबरल हैं, कौन से मार्क्सिस्ट हैं, कौन से कैम्ब्रिज स्कूल को सपोर्ट करते थे, कौन से एनाल स्कूल को करते थे। तो ये आपको याद रखना है, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अनिल सील, गॉर्डन जॉनसन भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है रिचर्ड गॉडसन। ये यूजीसी नेट में भी इन फ्यूचर आप लोग तैयारी करेंगे तो भी आपको ये हिस्टोरियोग्राफी का जो आज की क्लास है बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ये सारे नेम जहाँ कहीं भी हिस्टोरियोग्राफी आप लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपको बताना है हु आर दी सबल्टन्स। सबल्टन्स मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, लेकिन जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए वहाँ हम दोबारा बात करेंगे। सबल्टन्स यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एनी पीपल विद हेजिमोनिक पावर, एनी पर्सन ऑफ साउथ एशियन डिसेंट, पीपल रेलिगेटेड टू इन्फीरियर रैंक और स्टेटस, या फिर ये एक इतिहासकार स्टोरियंस होते हैं। देखो सबल्टन्स की अगर मैं बात करूँ, सबल्टन्स यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ते हैं।
तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि सबल्टन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो सबल्टन में हमें ये याद रखना है कि इसके फाउंडर कौन है, ठीक है। हमने कई बार पढ़ा, बहुत सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा कि रणजीत गुहा, पहले तो हमें इनके फाउंडर का नाम याद होना चाहिए। दूसरे अगर मैं बात करूँ जो आपका सबल्टन वर्ड है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ये वर्ड अगर मैं बात करूँ तो ये वर्ड आपके किसके लिए बना है, सबऑर्डिनेट क्लास के लिए। किसके लिए होता है, सबऑर्डिनेट क्लास के लिए होता है। सबल्टन अगर मैं यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे कॉमन पीपल, आम आदमी की हिस्ट्री, उनके इतिहास के बारे में इसमें बताया जाता है। तो यहाँ पर रणजीत गुहा के अलावा आपको और किसका नाम याद रखना है, एंटोनियो ग्रैम्सी, क्योंकि कुछ भी हमारे एग्जाम में पूछा सकता है। इन्होंने भी सबल्टन्स के बारे में अच्छे खासे तरीके से हमें बताया है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी माइनर पीपल होते हैं, जितने भी आपके पुअर पीपल होते हैं, ठीक है, ट्राइबल पीपल, वो सब कोई आपके सबल्टन में आते हैं। तो यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि हु आर द सबल्टन। तो राइट आंसर क्या है, पीपल रेलिगेटेड टू इंफीरियर रैंक और स्टेटस। तो दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इन विच ईयर द फर्स्ट एडिक्ट वॉल्यूम ऑफ सबल्टन स्टडीज केम आउट। आपको बताना है इसमें से कौन सी जो पहली वॉल्यूम है। देखो अगर मैं बात करूँ ना तो याद रखना, रणजीत गुहा ने, यहाँ पर हम सबल्टन स्टडीज से देखेंगे तो टोटल हमें 6 वॉल्यूम देखने को मिलती है। कितनी वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, 6। तो 6 वॉल्यूम को रीड किया जाता है, जिसे हम सबल्टन कहा जाता है। इसमें हम पूरी इंडियन हिस्टोरियोग्राफी को अच्छे खासे से एनालाइज करते हैं, जांच परखते हैं यहाँ पर इतिहासकार तब। तो आपको बताना है इसमें जो पहली वॉल्यूम थी वो कौन से टाइम पर हमें देखने को मिलती है, 1982 में, 1987, 1996 या 201 या 2001, सॉरी। तो सबसे पहला वॉल्यूम हम देखते हैं तो कब आता है, 1982 में, ठीक है। फिर 83 में आता है, 84 में, 85 में। तो ये वॉल्यूम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबल्टन स्टडीज फर्स्ट अपीयर्ड एज द रिवीजन ऑफ द हिस्टोरिकल नरेटिव्स ऑफ विच कंट्री, अफगानिस्तान, वियतनाम, इंडिया या फिर चीन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी से पूछा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो ये बुक किसने लिखी है, डी कोसाम्बी ने, आर.एस. शर्मा ने, रुमिला थापड़ ने या फिर जेम्स मिल ने। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आपकी ये बुक जो है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इसको लिखा था डी कोसाम्बी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पर इन्होंने अपनी ये बुक पब्लिश की थी 1956 में, 1956 इसका राइट आंसर होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है द अगेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। द अगेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, ये बुक किसने लिखी थी, इरफान हबीब, डी.एन. झा, आर.एस. शर्मा या फिर रोमिला थापड़। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये सभी का करेक्ट होना चाहिए। तो हम ये पहले भी क्या पढ़ा था हम सभी ने, यस, इरफान हबीब। तो जितने भी लोगों ने इरफान हबीब बताया बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम अगेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया की बात करते हैं तो हमारे मुगल्स का समय क्या होता है, 1556 से 1707, ठीक है। तो उस पूरे आपके मुगल एरा के टाइम पर एग्रीकल्चर कैसे इस्टेब्लिश हुई, इसकी क्या पोजीशन थी, सब कुछ, ये सब कुछ इस बुक में इरफान हबीब ने मेंशन किया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपको बताना है GHG स्टैंड फॉर। तो GHG की फुल फॉर्म क्या होती है, एक दो क्वेश्चंस तो इस तरीके का तो चलो CUET में नहीं पूछा जाता, बट इट्स ओके। तो आप तब भी बता सकते हो कि अगर बाय चांस इन फ्यूचर किसी और एग्ज़ाम में आपको मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि GHG की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। आपके ग्रीन हाउस ग्रांट, जोग्राफिकल हाउस ग्रांट, ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन होस्टिंग गियर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो, और वीडियो पसंद आ रही हो तो आगे जल्दी से चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी हमारा जहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएगा क्वेश्चन पेपर आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यस, ग्रीन हाउस गैस। तो 15th का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू आर्यन इन्वेजन थ्योरी वेयर डिड द आर्यन इनिशियली सेटल्ड इन इंडिया।
ठीक है। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी सभी ने पढ़ा है, तो उस टाइम पर बताना है कि इनिशियली जो आर्यंस थे वो इंडिया में आकर कहाँ सेटल हुए थे। आपके पास ऑप्शन है बिहार में, पंजाब में, गुजरात में या फिर यूपी, इट मीन्स उत्तर प्रदेश में। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कहाँ पर ये सेटल हुए थे। देखो, हमने वैदिक पीरियड को बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है, तो जिस भी स्टूडेंट ने अगर मेरे चैनल पे वैदिक पीरियड नहीं देखा है तो एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जाकर सर्च करना, नहीं तो आप वैदिक पीरियड बाय सिद्धि तिवारी भी सर्च करेंगे तो भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। और उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे खासे तरीके से समझाया था कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो आर्यंस जो हमारे इंडिया में सेटल हुए थे वो सभी को पता है कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, यस, सप्त सिंधु में, जिसको हम 7 रिवर्स के नेम से भी जानते हैं। तो सप्त सिंधु की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पंजाब का रीजन है। तो राइट आंसर इस अकॉर्डिंगली क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन बी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अकॉर्डिंग टू आर्यंस द इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया वर, आपके रक्षक, द्रविड़ा, दास और दस्यु और आपके क्षत्रिय, बताओ कौन थे इनमें से। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि आर्यंस जो यहाँ पर हमारे इंडिया में आए थे, आप सभी को पता है ग्रुप में आए थे, पंजाब से आपने देखा, और ये धीरे धीरे मूव करते हुए कहाँ तक फैले थे, आपके गैंगेटिक वैली में। ये हम सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जहाँ पर विंध्या, आपका विंध्या माउंटेन जो साउथ की तरफ हम देखते हैं, उस लैंड पर जाके सेटल हुए, जिसे हम आर्यव्रत के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन बी बताया वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड एज अ फॉर्म ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग द वैदिक एज। गोल्ड था, वेद थे, कैटल्स थे या लैंड था। ये बात सभी को पता है कि वैदिक पीरियड में हम जो वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं तो वेल्थ कौन था, कैटल्स, राइट। कैटल के बारे में हमने अच्छे खासे तरीके से, और ये तो बहुत कॉमन था, इजी सा क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर सभी ने दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंडो यूरोपियन कैटेगरी। आपको बताना है इसमें से कौन है जो इंडो यूरोपियन कैटेगरी से, कौन सी लैंग्वेज है जो उसके मेंबर नहीं थे, इंग्लिश, इटालियन, जर्मन या फिर तमिल। यस, बिल्कुल। तो तमिल लैंग्वेज जो है वो हमारे इंडो यूरोपियन कैटेगरी में नहीं आता है। तो दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर हम सभी देखेंगे तो आपसे पूछा गया है हु कॉइन्ड द टर्म, हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, हु कॉइन्ड द टर्म हाइड्रोलिक सिविलाइजेशन। तो किसने आपका ये टर्म दिया था, हाइड्रोलिक सिविलाइजेशन। हमारे पास ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, E.H. कार्ल विटफोगल या फिर एंड्रोल्ड टॉइनबी। देखो, अगर हम बात करते हैं तो ये टर्म किसने दिया था, देखो ये टर्म की अगर हम बात करें तो वो थे आपके कौन, नोट कर सकते हैं, जर्मन अमेरिकन हिस्टोरियन, जर्मन अमेरिकन इतिहासकार आपको देखने को मिलते हैं जिनका नाम है कार्ल अगस्त विटफोगल। ठीक है, इनका टाइम पीरियड 1896 से लेकर के 1988 का माना जाता है, और इन्होंने अपने टाइम पर एक बुक भी लिखी थी, इनकी बुक भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इनकी बुक भी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो क्या बताएंगे, इनकी बुक का नाम था ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टोटल पावर। ठीक है, चलो ऑब्वियस सी बात है, पूरी बुक तो हमें याद नहीं हो पाती, तो आप स्टार्टिंग के नाम भी याद देख सकते हैं। 1957 में इन्होंने ये बुक पब्लिश की थी। क्लियर हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में हु अमंग दी फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ हाइड्रोलिक सोसाइटी। आपको बताना है हाइड्रोलिक सोसाइटी से रिलेटेड यहाँ पर जो बातें लिखी है कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन है सोसाइटी विद अ लूसिड सोशल बॉन्ड्स, सोसाइटी बेस्ड ऑन लार्ज स्केल इरिगेशन, या फिर लिबरल सोसाइटी, या फिर सोसाइटी इंक्लाइन टूवर्ड्स क्रिमिनलिटी। बिल्कुल, अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोलिक सोसाइटी क्या होती है तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सोसाइटी बेस्ड ऑन लार्ज स्केल इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है विच हिस्टोरियंस ब्रॉट आउट द इंटरडिसिप्लिनरी मेथड टू स्टडी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। आपके पास ऑप्शन है R.C. मंजूमदार, D.D. कोसाम्बी,
RS शर्मा या फिर DN झा। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी को बताना है कौन से इतिहासकार ने ये बात बोली थी। यस, तो इसका राइट आंसर DD कोसाम्बी होगा। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अकॉर्डिंग टू DD कोसाम्बी, इंटरप्रिटेशन ऑफ मिथ इज इन ऑर्डर टू स्टडी अर्ली कल्चर अननेसेसरी, इररिलेवेंट, नेसेसरी या फिर अ बर्डन। आपको इसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। DD कोसाम्बी के अकॉर्डिंगली वो क्या मानते हैं, ठीक है। DD कोसाम्बी, इंटरप्रिटेशन ऑफ मिथ इज इन ऑर्डर टू स्टडी अर्ली कल्चर। तो बिल्कुल अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट आंसर क्या, यस, नेसेसरी, जरूरत। तो मिथ इज नेसेसरी से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो ये आपसे पूछ रहे हैं हु रॉट अर्बन डिके इन इंडिया। तो अर्बन डिके इन इंडिया की जो ये बुक है वो किसने लिखी थी, RS शर्मा ने, DN झा ने, रणजीत गुहा ने या फिर रोमिला थापड़ ने। ये तो हमने कई बार पढ़ा है, कई बार आपने सुना होगा। बिल्कुल अगर हम अर्बन डिके इन इंडिया की बात करें तो ये किसने लिखी थी, RS शर्मा ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको बताना है हु इज द ऑथर ऑफ अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यंस। ऑप्शन है बिपिन चंद्र, रोमिला थापड़, RC मंजूमदार या फिर सतीश चंद्र। देखो, अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यंस की अगर हम बात करें तो ये बुक किसने लिखी थी, बिल्कुल रोमिला थापड़ ने लिखी थी, याद रखना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं इस बुक से रिलेटेड, तो इस बुक को कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, कितने चैप्टर्स में लिखा गया है, तो ये 7 चैप्टर्स में ये बुक लिखी गई। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इस बुक में किस चीज़ पर फोकस किया गया है, तो यहाँ पर आप देखोगे हमें इस टाइम की सोसाइटी के बारे में बताया कि समाज कैसा था, इस समय की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, इस समय जो अशोक की पॉलिसी थी धर्म को लेकर के, वो सब कुछ इसमें मेंशन है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की बात आप लोग देखोगे और लेटर मॉर्यंस तक की बातें इस चीज़ में मेंशन की गई है। इवनली बैकग्राउंड तक इसमें बताया हुआ है और डिक्लाइन एंड ऑल दैट, ये सारा कुछ इस बुक में मेंशन किया है। तो रोमिला थापड़ ने ये बुक लिखी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश द वैदिक आर्यंस फ्रॉम द इंदस पीपल। आपके ऑप्शन है बिलीव इन सुपरनैचुरल पावर, कल्टिवेशन ऑफ लैंड, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यूज ऑफ आयरन्स। यस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही आप क्या देखते हो, ऋग्वेदिक आर्यंस की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके आयरन स्मेल्टिंग यानी आयरन के चीज़ों से अवेयर थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपको बताना है ऋग्वेद के जो मंडल है, हमें सबको पता है टोटल उसमें 10 मंडल्स होते हैं। तो 9वें मंडल में आपको बताना है इज डेडिकेटेड टू विच गॉड, सोम, अग्नि, इंद्र या फिर वरुण। तो आप सभी ने अच्छे खासे तरीके से सारे मंडल आपने देखा होगा। तो 9वें मंडल की अगर हम बात करें तो हमने इसमें देखा था कि इसमें टोटल कितने हिम है, 114 है ना। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है जिसमें आप देखोगे कि किसकी, यस, सोम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। अग्नि इंद्र की अगर मैं बात करूँ, अग्नि और इंद्र की, तो ये आपको 10वें मंडल में देखने को मिलता है। ये भी तो हमारे आपके एग्जाम में आ सकता है। जो 10वां मंडल था जिसमें याद रखना कितने ही 191 हिम हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें अग्नि और इंद्र के बारे में मेंशन है। और भी अदर डाइटीज आपको देखने को मिलती है, बट सोम की अगर मैं बात करूँ तो मंडल 9 में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, व्हेन द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फॉर्म। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। 1784, 1788, 1885 या 1761। यस, अगर हम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करें तो ये हम सबको पता है 1784 में, कब, 15 जनवरी को, 15 जनवरी 1784 में इसको फाउंड किया गया था। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि फाउंड किसने किया था, ठीक है। तो फाउंड अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। राइट आंसर तो ऑप्शन ए हम समझ ही चुके हैं, बहुत लोगों को पता भी होगा, तो जल्दी जल्दी यहाँ पर लिख के बता सकते हैं, सर विलियम जोन्स। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये ब्रिटिशर्स के लॉयर माने जाते हैं।
ठीक है, इन्होंने इसको फाउंड किया था 1784 में। नेक्स्ट बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है हर्ष चरित के बारे में, इसके ऑथर कौन है। हर्ष ने लिखी थी, कालिदास ने, बाणभट्ट ने या फिर वेग भट्ट ने। तो ये हम सबको पता है कि, और सबने कई बार पढ़ा भी है कि आपके ऑथर ऑफ हर्षचरित की बात करें तो ये बुक आपकी किसने लिखी थी? यस, बाणभट्ट ने। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने आपकी ये बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने हर्षवर्धन के बारे में बताया था। ठीक है, उनकी पूरी बायोग्राफी आप देखते हो, वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पर लिखा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नेशनलिस्ट हिस्टोरियन। इसमें से कौन से आपके राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं? केपी जायसवाल, बिपिन चंद्र, इरफान हबीब या फिर DN झा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताओ, इनमें से कौन से नेशनलिस्ट लीडर हैं? बिल्कुल, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कृपाल जायसवाल। ये भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखो। अच्छा, अब हमने लास्ट किया था 30, तो इसमें से एक बीच का पेज आई थिंक स्किप हो गया, बट कोई बात नहीं, और भी क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। यहाँ पर आपको सुल्व सूत्र के बारे में बताना है। सुल्व सूत्र के बारे में हमें यहाँ पर बताना है कि ये डील करता है किससे? मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री या फिर केमिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 44, अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए तो सुल्व सूत्र की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके किससे डील करता है? बिल्कुल, ज्योमेट्री से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये आप देखोगे कि ये आपकी किस में लिखी गई है? ये हमारी एक वैदिक संस्कृत है। ठीक है, यहाँ पर इसमें आप देखोगे कि इसको मेजरमेंट के पर्पज से इसको यूज़ किया जाता है। तो सुल्व सूत्र आपको याद रखना है। इसको कंपोज करने की बात अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो सुल्व सूत्र को कंपोज करने वाले कौन थे, उनके नाम भी हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई भी नाम आपको एग्जाम में दिख जाए तो समझ जाना कि राइट आंसर ये है, क्योंकि हमें नेम पता होते हैं तो हम इजीली से कर पाते हैं। अगर आपको नेम ही नहीं पता होगा तो हम कैसे किसी भी ऑप्शन को डिडक्ट करेंगे? सही बात है। चलिए, कात्यायन। तो ये 4 नाम आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड इनटू। तो ये तो ठीक है, आप सभी ने वेदों को पढ़ा है, और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब कुछ हमारे एग्जाम में पहले भी मैच दी फॉलोइंग के थ्रू पूछा जा चुका और पूछते भी हैं। तो आपको बताना है इंडियन म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ तो उसका राइट आंसर यस, सामवेद होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में आपको बताना है, हु वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कमीशन फॉर अ हिस्ट्री ऑफ द साइंटिफिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट सेटअप बाय UNESCO। जल्दी से बताओ, इस तरीके का क्वेश्चन है। आगे इन फ्यूचर में UGC नेट की भी प्रिपरेशन करोगे तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, यस। तो 46 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? RC मंजूमदार। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक ट्राइबल असेंबलीज इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन ऑफ द ट्राइबल चीफ। तो किस में होते थे? सभा में, समिति में, विधात में या फिर गण में। हमने इस सारे तरीके की असेंबली अच्छे खासे तरीके से पढ़ा, और वैदिक पीरियड जब मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था, राइट। तो जिसमें हम सभी को पता है कि आज हम वैदिक ट्राइबल असेंबली हम जब देखते हैं तो वो किस में हमें देखने को मिलती? बिल्कुल, समिति राइट आंसर है। ठीक है, तो ट्राइबल असेंबली नॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पर इलेक्शन होता है ऑफ द किंग का, जिसको हम समिति कहते हैं। तो राइट आंसर जितने भी लोगों ने बी बताया वो सब के सब सही हैं। ठीक है, और विधात की अगर मैं बात करूँ तो विधात के बारे में ये एक ट्राइबल असेंबली है, ये भी याद रखना। और यहाँ पर विधात की अगर मैं बात करूँ, ऋग्वेद में बताया जाता है कि इनके बारे में 122 टाइम्स मेंशन है। ऋग्वेद में इनके बारे में कितनी बार मेंशन है? 122, यानी 122। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बताओ, द ऋग, यजुर, सामवेद आर टुगेदर नोन एज संहिता, श्रुति, त्रिजन और त्रिवेद। वेरी गुड, और बहुत अच्छा आंसर है। जितने भी लोगों ने पेड क्लासेस में मेरे से क्लासेस ली उन सभी को मैंने ये पढ़ाया था। हम इसको क्या कहते हैं? ऋग, यजुर, सामवेद आर टुगेदर नोन एज, अगर ये तीनों साथ में हो जाएं तो हम इसको क्या कहेंगे? नाम से काम भी तो समझ आ रहा है, त्रिवेद। 3 वेद है ना। यस, तो राइट आंसर ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द वेद इज पार्टली इन वर्स एंड पार्टली इन फ्रोज। तो कौन से वेद है जो पार्टली इन वर्सेज में भी मिलता है, फ्रोज में भी मिलेगा? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, या फिर अथर्ववेद है? अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो 49 का राइट आंसर क्या बताएंगे? बिल्कुल यजुर्वेद, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बताना है, हुज वर्क इज शूद्रज इन एंशंट इंडिया। ये बुक जो देख रहे हैं आप, कौन सी वर्क है आपके? शूद्र इन एंशंट इंडिया। आपको बताना, रोमिला थापड़ ने, RS शर्मा ने, रणजीत गुहा ने, या फिर कंचे इलाई ने। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आपको यहाँ पर क्या लगता है? बिल्कुल RS शर्मा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वर नॉट known to even the later Vedic period? The Kaveri Delta, the two seas, the entire Gangetic Valley, the Vindhya। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 51। देखो वैदिक पीरियड से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी ने वैदिक पीरियड को अब तक बहुत अच्छे खासे तरीके से ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, लेकिन अब बारी आती है क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर हमें कुछ अलग देखने को भी मिलेगा, इसलिए हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर A, B, C या D आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? यस, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर A, द कावेरी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ क्वेसी हिस्टोरी। आपके पास ऑप्शन में है, जल्दी से बताओ A, B, C या फिर D। यस, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? A, B और C, यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, आपसे पूछा जा रहा है, लोगोग्राफर्स आर एसोसिएटेड विथ। लोगोग्राफर्स जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? आपकी इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी, कैम्ब्रिज हिस्टोरियोग्राफी या फिर नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं तो लोगोग्राफर्स की अगर हम बात करें तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C होगा, ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी। याद रखना कि यहाँ पर आपके हेरोडोटस, जिन्हें हम फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, और वो आप देखोगे कि लोगोग्राफर्स इन्होंने ही स्टार्ट किया था, जो कि आपके एंशेंट ग्रीक से ही हमें देखने को मिलते हैं। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हमारा राइट होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया जो अभी हमने देखा। आपको बताना है, हु कॉल्ड हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री। आपको बताना है कि हमारे इतिहास का जनक, जिन्हें हेरोडोटस बोला जाता है, वो किसने कहा था इन्हें कि इतिहास का जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस है। ये चीज़ इन्हें किसने कही थी? सिसरो ने बोला था, है ना, तुसीडिड्स ने बोला था, एरिस्टोटल ने, या फिर प्लेटो ने। UGC नेट में भी कई बार आया, TGT PGT की भी तैयारी करोगे तो भी ये हेल्पफुल होगा। तो याद रखना, यस सिसरो ने हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 हम देखेंगे। आपको बताना है इसमें, ऑथर ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन की जो बुक है, इसके ऑथर कौन है? RG भटनागर, नीलकंठ शास्त्री, RG मंजूमदार या फिर E श्रीधर। यस, ऑप्शन नंबर A, RG भटनागर इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। आर्यंस क्लियर द फॉरेस्ट इन द इनिशियल स्टेट यूजिंग कॉपर एक्स, आयरन एक्स, फायर या फिर एनिमल्स। तो आर्यंस ने, अगर हम बात करूं तो आर्यंस ने जंगलों को कट किया था अपने इनिशियल स्टेज में, किस चीज़ का यूज़ करके? तो राइट आंसर ऑप्शन C, कि क्या यूज़ किया था इन लोगों ने? फायर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ हिस्टोरिकल वर्क द चोल। तो आपको बताना है, हिस्टोरिकल वर्क द चोल जो ये बुक किसने लिखी थी? DD कोसाम्बी ने, ठीक है, आपके चंपक लक्ष्मी ने, KA नीलकंठ शास्त्री ने, या चार्ल्स एलन ने। तो जल्दी से बताइए कि ये बुक किसने लिखी थी, और हो सके तो अपने एग्ज़ाम से पहले इसको लर्न कर लेना, देख लेना, क्योंकि अब आप इसको 2 बार भी अगर आपने ये वीडियो रिपीट करके देख लिया और इनमें से कोई भी बुक्स एंड ऑथर्स आ जाएंगे ना, तो आप सभी इसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C। इन्होंने इस बुक को पब्लिश किया था 1936 में। ईयर भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन है।
हु इज़ द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी, धनानंद, महापद्मनंद, महीपाल या फिर आपका मार्थन। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं कहेगा और ना ही आपको इसे गलत करना है। बिल्कुल, महापद्मनंद क्या है, इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं। इन्होंने इसको फाउंड किया था 345 BC में और 329 BC यानी ईसा पूर्व तक नंद डायनेस्टी के। ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अबंडेंस ऑफ सोर्स मटेरियल एंड एब्सेंस ऑफ हिस्ट्रीज इज टोल्ड अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ग्रीक हिस्ट्री, चाइनीज हिस्ट्री या फिर रोमन हिस्ट्री। बिल्कुल, तो ये किसके बारे में बताते हैं, हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आपको बताना हु इज़ द ऑथर ऑफ मृच्छकटिका। ये तो सबने बिना ऑप्शंस के भी बता दिया होगा। भैरवी हैं, शूद्रक्ष हैं, भास हैं या फिर बाणभट्ट हैं। बिल्कुल, अगर हम मृच्छकटिकम की बात करें तो शूद्रक ने इसको लिखा था। ये तो बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है। ये आपके संस्कृत भाषा में बुक लिखी गई है, 2nd सेंचुरी BC में लिखी गई थी। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो ये लव स्टोरी पर है, ये भी आपको पता है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 61 में आपको बताना है कल्चरल पास्ट इज द वर्क ऑफ, ठीक है, किसका वर्क है, FF आर्मस्ट्रॉ का, DD कोसाम्बी, रोमिला थापड़ या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो यहाँ पर ना मैच दी फॉलोइंग के थ्रू भी आपको ये देखने को मिल सकता है, तो हमें सबके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कल्चरल पास्ट इज द वर्क ऑफ, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रोमिला थापड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमिला थापड़ इज आ डैश हिस्टोरियन। ये एक इंडियन हिस्टोरियन थी, अमेरिकन, फ्रेंच या फिर ब्रिटिश। तो ये बात हम सभी को पता है कि अगर हम रोमिला थापड़ की बात करें, बिल्कुल, तो ये आपकी क्या है, इंडियन हिस्टोरियन। ठीक है, हमारे भारत की ही ये इतिहासकार है, ये आप सभी को पता है। रोमिला थापड़ की हम बात करते हैं तो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की ये प्रोफेसर मानी जाती है, इस बात से आप सभी ऑलरेडी अवेयर हैं। 1931 में इनका बॉर्न टाइमिंग माना जाता है और ये इंडियन हिस्टोरियन से ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके अथर्ववेद इज अ ब्रांच एसोसिएटेड विद जैनिज्म, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म या फिर इस्लाम। तो अगर आप लोगों ने अच्छे खासे तरीके से रिलीजन के बारे में पढ़ा है तो हमने इसमें ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आपका जो अथर्ववेद है ये बिलीव टू द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने सी बताया वो बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अथर्ववेद आप देखोगे तो ये आज के टाइम पर हमारे ऑफिशियल रिलीजन कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका आपको याद रखना है, म्यांमार में आप देखते हो, क्योंकि हमें जगह भी तो पूछ सकते हैं एग्जाम में, कंबोडिया अगर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे नाम भी साथ में याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लोरिश्ड इन सेलोन। तो महायान, हिनयान, वज्रयान या महायान और हिनयान इक्वली फ्लोरिश्ड। तो अगर हम बात करते हैं आपके कि ये बुद्धिज्म जो फ्लोरिश हुआ था, कौन सा सेक्ट हुआ था, महायान। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी लोगों ने ये बताया बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वर पेट्रोनाइज्ड बाय द जैन टू प्रीच देयर डॉक्ट्रिन। आपके ऑप्शन है प्राकृत, संस्कृत, द्रविडियन या फिर पाली। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जब जैनिज्म के बारे में पढ़ा था, ये भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये टॉपिक। और हमें देखने को मिलता है कि जैनिज्म के बारे में हम जब पढ़ते हैं, लिटरेचर कुछ भी लैंग्वेज हो तो वो किस में होती है, प्राकृत भाषा में। राइट, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। द प्लेस वर बुद्धा वॉज इनलाइटेड। आपके कुंदग्रामन, डियर पार्क, गया या फिर नन ऑफ दिस। तो 66 तो सभी को पता है, इनलाइटनमेंट कहाँ मिला था, यस, आपके ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग हु फॉलोड बुद्धिज्म। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट राजा कौन है जिन्होंने बौद्ध धर्म को फॉलो किया था, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या इनमें से कोई नहीं। तो 67 का कोई गलत बताया ऐसा तो यहाँ पर कोई होगा ही नहीं। अशोक से अच्छे इंपॉर्टेंट रूलर कोई होगा नहीं जिन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया था। लुम्बिनी की हम बात करते हैं तो ये आपको कौन से प्लेस पर देखने को मिलता है, तो ये बात सबको पता है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जो कि हमें नेपाल में देखने को मिलता है। राइट,
चलिए क्वेश्चन नंबर 69 बताओ। आपको बताना है इनमें से कौन सा वेद सबसे अर्लीस्ट है। तो ये बात सबको पता है कि ऋग्वेद हमें देखने को मिलता है सबसे अर्लीस्ट और सबसे ओल्डेस्ट वेदों में से एक है। नेक्स्ट है द त्रिपिटक वॉज रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ। तो त्रिपिटक जो हमारे बुद्धिज्म का लिटरेचर यानी साहित्य है, तो त्रिपिटक हमें पता है कि जिसमें हम सभी विनय पिटक, ठीक है, अभिधम पिटक और आपका सुत्त पिटक, ये 3 पिटक को हम त्रिपिटक कहते हैं। तो ये किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में या फिर हिंदी भाषा में? बिल्कुल, तो बुद्धिज्म की लिटरेचर हम देखते हैं कि हम पाली भाषा में पढ़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। 71 में देखना है द महाभारत वॉर वॉज फॉट ऑन द प्लेन ऑफ। जो महाभारत की लड़ाई हुई थी वो कहाँ हुई थी? मेरठ में, अफगानिस्तान, कुरुक्षेत्र या लोथल। तो लोथल तो होगा नहीं, ठीक है, कुरुक्षेत्र सबको पता है। नेक्स्ट है द वर्ड है वेद। वेद का मतलब आपको बताना है वेद, देव, वदम या विद किससे बना था? 72 का राइट आंसर बताना है, सभी को बताना है। बिल्कुल सी, सबको पता है, विद से ये बना है। वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड ऑफ विद, जिसका मतलब क्या होता है? टू नो, ठीक है, जानना। तो ये बात सभी को पता है, सॉरी एन नहीं आएगा, टू नो राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 73 हमें बताना है द रामायण वॉज कंपोज्ड बाय द ग्रेट संत ब्रह्म, वशिष्ठ, बाण या फिर वाल्मीकि। इसमें तो किसी को टाइम लगना ही नहीं चाहिए, वाल्मीकि जी राइट आंसर है। हमने जब जैनिज्म पढ़ा था तो हमने उसमें टोटल 24 तीर्थकर के बारे में पढ़ा था। तो आपको बताना है 23rd नंबर पे कौन आते हैं? पार्श्वनाथ, महावीर, सिद्धार्थ या फिर ऋषभ। तो बिल्कुल राइट आंसर 23 पर जो आते हैं वो पार्श्वनाथ है, महावीर 24 नंबर पे आते हैं, ऋषभ हमें पता है जो कि पहले नंबर के तीर्थकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन एमिनेंट ओरिएंटलिस्ट। आपके ऑप्शन यहाँ पे है, जल्दी जल्दी बताओ कि इसमें से कौन ऐसा है जो कि ओरिएंटलिस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर बाहुदाजी, डॉक्टर BR भटनागर या फिर बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी लोगों ने 75 का ये बताया आप सभी बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखो, आपको बताना है, अगेन आई थिंक ये हम कर चुके हैं। हाइड्रोलिक सोसाइटी के जो टर्म है वो किसने दिया था? प्रोफेसर मैक्स मुलर ने, कार्ल अगस्त फोगल ने, जेम्स मिल ने, कार्ल मार्क्स ने। अभी हम ऑलरेडी इसको ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया बट इट्स ओके। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर डिक्लेयर द सप्त सिंधु 7 रिवर्स के बारे में रीजन वॉज द होम ऑफ लैंड ऑफ आर्यंस। इसमें से कौन है जिसने बताया था कि आर्यंस का होमलैंड सप्त सिंधु है? तो डॉक्टर AS दास ने, प्रोफेसर मैक्स मुलर ने, प्रोफेसर पेनका ने या डॉक्टर के शर्मा ने। किसने बताई थी ये बात आपकी? तो इंडिया मतलब इंडिया में आर्यंस का ओरिजिनल होम जिसका मानना था सप्त सिंधु, तो वो कौन कहते हैं ऐसा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, AC दास। AC दास के अलावा एक पर्सन और है, क्या पता आपके एग्जाम में वो भी आ जाए, तो दोनों नाम हमें याद रखना है। ठीक है डॉक्टर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है आपसे, जिनोलॉजी, मिथोलॉजी एंड हिस्टोरिकल नरेटिव्स आर द 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डैश ट्रेडिशन। इतिहास पुराण, आर्यंस, वेद या फिर संहिता। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा, वैसे आना नहीं चाहिए बट 78 तो इस तरीके का आपको कभी किसी एग्जाम में मिले तो राइट आंसर इतिहास पुराण होता है। आपको बताना है टोटल कितने पुराण आपको देखने को मिलते हैं, 12, 18, 15 या 10। सबको पता है कि टोटल हमारे 18 पुराण हमें देखने को मिलते हैं। पुराण की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। आपको बताना है इसमें से कौन से पुराण में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है अबाउट सातवाहन के बारे में। यस, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण या फिर शिव पुराण। तो हमने सातवाहन डायनेस्टी के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ा है, तो पेड क्लासेस में भी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया और क्लासेस में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो हम सबको पता है कि अगर हम बात करते हैं आपके सातवाहन के बारे में तो मत्स्य पुराण में मेंशन है। मत्स्य पुराण में ये भी बताया कि सातवाहन में टोटल कितने 30 किंग्स ने रूल किया है सातवाहन डायनेस्टी में, और इसके फाउंडर सिमुका हैं। ये बात भी इन्होंने यहाँ पर बताई है। ठीक है, सिमुका, यहाँ पे KA आएगा। सातवाहन के फाउंडर कौन बताए गए हैं? सिमुका। चलिए, हिस्टोरिकल राइटिंग ऑफ वंशचरित वॉर स्टार्टेड इन विच सेंचुरी। आपको बताना है वंशचरित जो है ये
कौन सी सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था? 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 10th सेंचुरी या फिर 9th सेंचुरी? बिल्कुल, अगर ये पूछा जाए कि वंशचरित्र की अगर हम बात करें तो ये आपका 7th सेंचुरी में शुरू हुआ था। ठीक है। हर्षचरित्र इज रिटन बाय विच राइटर? बिल्हन, बन, आपका अतुल्य। तो ये तो वापस से रिपीट होने वाली बात है और हम सभी को पता है कि हर्षचरित्र को लिखने वाले कौन है? बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको बताना है, डैश इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स ऑफ केरल? रास्तरंगिनी, हर्षचरित्र, पृथ्वीराज विजय या फिर मुष्यकमंसा काव्य? यस, 83 का राइट आंसर डी, क्योंकि देखो रास्तरंगिनी में तो हम कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। आपसे किसका पूछा है? केरल का। याद रखना, कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है। चलिए 84, आपको इसी के बारे में देखो, अभी क्वेश्चन यहीं से आ गया ना, डील विद द डायनेस्टी हिस्ट्री ऑफ द रूलर ऑफ विच रीजन? वालनाडु। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राइट आंसर 84 का आप सभी के अकॉर्डिंगली क्या होगा? यस, ऑप्शन सी। रास्तरंगिनी इज द क्रॉनिकल ऑन द किंग्स ऑफ कश्मीर, केरल, दिल्ली, कर्नाटक। अभी हमने डिस्कस कर लिया कश्मीर की हिस्ट्री, इतिहासकार में हम इसमें देखते हैं और सभी को पता है कि ये बुक किसने लिखी थी? कल्हण ने 12th सेंचुरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखो, 86 में आपसे पूछा है, ओनली अ पोएट कैन ब्रिंग द पास्ट विद आई ऑफ दिस माइंड ऑफ डिवाइन इंस्टीट्यूशन, हु स्टेटमेंट इज दिस? किसने ये बात बोली थी? बाणभट्ट ने, जैंग ने, कल्हण ने या फिर अतुल ने? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना ये बात किसने बोली थी? बिल्कुल कल्हण ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। 87 में है, जियाउद्दीन बर्नी सर्व एज द एडवाइजर टू विच सुल्तान? फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो 87 का राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। कई बार हम पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने ऑलरेडी मेडिएवल को अगर दिल्ली सल्तनत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है तो ये सारी बातें आपको पता ही है। देखो फतवे जहांगीरी की अगर हम बात करें तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई है आपसे पूछा जा रहा है। साथ में आपको ये भी बताना है कि इसके राइटर कौन है, और मैक्सिमम कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अरेबिक भाषा में लिखा है, हिंदी में, पर्शियन में या फिर संस्कृत भाषा में मिलता है। हमने ज़्यादातर देखा है कि जो अभी मेडिएवल हिस्ट्री की लिटरेचर के बारे में बात करते हैं तो वो पर्शियन भाषा में लिखी गई है। बात सही है? यस यस, सबने सही बताया, जियाउद्दीन बर्नी। देखो सबको बताना है, अगर आप जितने ज़्यादा कमेंट में रिस्पॉन्स करोगे उतना अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा। ये नहीं कि जो आए वीडियो देखकर चले गए तो कुछ भी चीज़ें याद आपको नहीं होने वाली। तो कोशिश करो कि पूरी बातें यहाँ पर आपको लिखकर याद करके जानी है। ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक में भी इन्होंने, आपके फिरोज शाह तुगलक में हम देखते हैं कि इन्होंने अच्छा खासा टाइम अपना बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल वॉज अ स्टोरियन इन द कोर्ट ऑफ खिलजी, मुगल, सातवाहन या मौर्यन? तो ये हम सभी को पता है, इस बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अबुल फजल जो है ये मुगल एम्पायर के टाइम पर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें अकबर का नाम सभी ने सुना है। इनके टाइम पीरियड पे आपको देखने को मिलते हैं और इन्होंने आपकी आईन अकबरी जैसे किताबें लिखी थी। ठीक है। चलिए, द बुक अकबरनामा वॉज रिटन बाय, तब भी राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ये आईन अकबरी मैंने बताया था बट अकबरनामा इसलिए नहीं क्योंकि नीचे हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आईन अकबरी इज द डैश पार्ट ऑफ अकबरनामा? देखो कई बार एग्जाम में आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, और हमें बताना होता है कि आईन अकबरी जो है ये अकबरनामा का कौन सा पार्ट माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट होता है अकबरनामा में आईन अकबरी का। क्वेश्चन नंबर 92 में बताना है, विच ऑथर ट्रांसलेटेड भगवत गीता फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन? देखो महाभारत, रामायण है ना, भगवत गीता को पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया, किस रूलर के टाइम पे किया, ये सब पढ़ के जाना है क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपको सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम में ईजिली से देखने को मिल जाते हैं। तो 92 का राइट आंसर क्या होगा? देखो बाणभट्ट की बात करें, अबुल फजल, दारा शिकोह और आपका व्यास। बिल्कुल दारा शिकोह का राइट आंसर है। ठीक है, रामायण में पूछा जाए तब भी दारा शिकोह है। महाभारत की बात आती है तो वो आपको अकबर के टाइम पर मिलता है। नेक्स्ट है, तारीख फरिश्त वॉज रिटन एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ विच रूलर? निज़ाम शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या फिर इब्राहिम आदिल शाह?
तो 93 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक होगा। रोमिला थापड़ वॉज द स्टूडेंट ऑफ, तो आपको बताना रोमिला थापड़ जो इनमें से वो किसकी स्टूडेंट थी, वॉज द स्टूडेंट ऑफ भस्म, विपिन चंद्र, एरिक हॉब्सबॉर्न या फिर डी कोसाम्बी। यस, रोमिला थापड़ की अगर हम बात करें वॉज द स्टूडेंट ऑफ भस्म, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 95 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ग्रुप ऑफ स्कॉलर डिस्क्राइब द इंडियन पोस्ट एज ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, इंडियन, कॉलोनियल, अरब या कैम्ब्रिज। तो 95 का राइट आंसर क्या होगा, इंडियन। ठीक है, इंडियन ग्रुप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। 96 में पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ रोमिला थापड़। तो अगर आपको रोमिला थापड़ की सारी बुक याद होंगी तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें से आपको बताना है कौन सी ऐसी बुक है जो रोमिला थापड़ ने नहीं लिखी है। पास्ट एंड प्रेजुडाइज, लीनेस टू स्टेट, नोइंग इंडिया या इंडियन न्यूमिस्मेटिक। बिल्कुल 96 की अगर हम बात करें तो मैं जल्दी बताना, लीनेस टू स्टेट रोमिला थापड़ ने लिखा है। ठीक है, जिसमें उन्होंने सब कुछ बताया था कि हमारी सोसाइटी में आपके क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से, ये लीनेस थ्योरी हमें देखने को मिलती है ना। ऑप्शन डी, यस, इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बुक लिखने वाले पर्सन का नाम है डी कोसाम्बी। ये भी तो पता होना चाहिए, अगर इन्होंने नहीं लिखा तो किसने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, 100 क्वेश्चंस पूरे होने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। आप लोगों को सिर्फ लाइक करना होता है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जितने भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मेरे टेलीग्राम चैनल को नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मैंने वहाँ पर एक आपके डाउट क्वेरी के लिए और एक आपके पीडीएफ के लिए दोनों ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जहाँ पर हम एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न वर्ल्ड, उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं, बुक्स होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो सब कुछ मैं उस ग्रुप में शेयर करती हूँ। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है हमारे चैनल पर, जब भी कोई वीडियो आएगी उस सबकी अपडेट आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी जाओ और जल्दी से जाकर उसे ज्वाइन कर लो। और जिसको भी हिस्ट्री से के रिलेटेड आगे इन फ्यूचर में जो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करें, क्लासेस लेनी है, तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर है 88819690 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और CUET एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जाके हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी लॉन्च है, आप लोग वहाँ जाके भी कर सकते हैं। वो दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक छोटी सी अपडेट थी जो जितने भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए उनके लिए। तो नेक्स्ट आपको बताना है कि ये बुक, ये काव्य जो है वो कब लिखी गई थी, 10th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में, 12 या फिर 9। देखो पहली बात तो ये लिखी किसने है ना, ये भी तो हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो आप क्या बताएंगे, अतुला ने लिखी थी। और किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल संस्कृत लैंग्वेज में। कब लिखी गई थी, यस 11th सेंचुरी में। क्या है ये आपकी पोयम, ठीक है। तो पोयम भी तो पता होनी चाहिए, पोयम है क्या है, क्योंकि ये भी हमें यहाँ पर पूछा जाता है। तो साथ में अगर मैं बात करूँ तो इस काव्य में इन्होंने किस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। तो अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, एक सेकेंड, यस दोबारा से लिखते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसमें किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, किस चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है, तो आप क्या बताएंगे, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द मुशिका लीनेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, हु अमंग द फॉलोइंग हैव रिटन द मेडिएवल, लीजेंडरी एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ द नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट। और रास्तरंगनी, चलो ये तो कई बार आ चुका है। कलहन ने रास्तरंगनी आपकी बुक लिखी थी 12th सेंचुरी में, संस्कृत लैंग्वेज में, सब कुछ हम बात कर चुके हैं। और अभी हमने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ, 1784 में। लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियन डज नॉट बिलोंग टू मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। इनमें से कौन से मार्क्सिस्ट नहीं है, डी कोसाम्बी, रोमिला थापड़, RC मंजूमदार या फिर इरफान हबीब। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, RC मंजूमदार। तो ये हो गए हमारे कंप्लीटली 100 क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन आई थिंक 10 भी नहीं होंगे, उससे कम ही होंगे जो क्वेश्चंस मिस हो गए थे, एक पेज मिस हो गया, कोई बात नहीं। 90 क्वेश्चंस तो हमने यहाँ पर हिस्टोरियोग्राफी के सॉल्व कर लिए। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी।
ठीक है। तो ये हमारे एक एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, ठीक है। या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं 8882196980, वहाँ पर भी मैं आपको ये दे दूँगी, जहाँ पर आप ये सारी पीडीएफ में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग यहाँ से कर लेना। अदरवाइज़ ये मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप में शायद शेयर भी कर रखा है। तो ये तो आज हमने पूरे आपकी सॉल्यूशन की बात कर ली, ठीक है। चलो अगर मैं थोड़ी बहुत बातें आपको हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड बता देती हूँ कि अगर यहाँ से आए तो थोड़ा, ये तो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमें कहाँ से और क्या हिस्टोरियोग्राफी से पूछ लिया जाए तब क्या पढ़ना है, उसके बारे में देखो। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं कि जितने भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पर आई थिंक मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर आप जा कर के देख सकते हो। आप लोग हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड इंडियन ट्रेडिशन तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करूँ, 1784 में सर विलियम जेम्स ने फाउंड किया था एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए तो राइट आंसर क्या होगा, सर विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1817 में 3 वॉल्यूम्स हमें देखने को मिलती है किसकी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पब्लिश हुई थी, ठीक है। जेम्स मिल ने किया था, ये बात सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1841 याद रखना, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट। बहुत बार देखो ये वाला प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा है, तब इन्होंने माउंट स्टुअर्ट वर्ड नहीं, डायरेक्ट आपका एल्फिंस्टोन वर्ड दिया था। चाहो तो प्रीवियस ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी का उठा सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लिखने वाले पर्सन का नाम 1841, ईयर भी याद रखना, क्योंकि अभी आपने सीयूईटी का लास्ट ईयर का एंट्रेंस एग्जाम देखा होगा तो आपसे इन बुक्स एंड ऑथर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे, कौन सी बुक पहले आई थी, कौन सी बुक बाद में आई थी, तो इस तरीके से पता होना चाहिए। 1882 की मैं बात करूँ, ताराबाई शिंदे ने बुक लिखी थी स्त्री पुरुष, कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। 1910 में हम देखोगे भारत इतिहास संशोधक मंडल, ये फाउंड किसने किया था, पुणे में किया था वी.के. राजवाड़े ने। और 1922 से 1937 5 वॉल्यूम हमें कैम्ब्रिज स्कूल यानी कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश हुई थी, कितनी वॉल्यूम में, 5। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, पढ़ लो, देख लो, इस तरीके का एग्जाम में आएगा। तो जितने भी लोग वीडियो के एंड तक बने बिना स्किप करें, तो आपको ये वीडियो पूरी श्योरिटी के साथ कि आपने यहाँ पर अपना 1 से 1.5 घंटे अगर दिए है इस वीडियो को देखने में, तो ये आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जो इसको स्किप करके जाएंगे, जो इनकम्प्लीट पढ़ेंगे, तो उन्हें बाद में लगेगा काश हमने इसे पढ़ लिया होता, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने ऐसे ही नहीं बनाई, बहुत देख कर, खास तौर से कि अब हमारे पास टाइम कम है, तो ऑब्वियसली मैं आप सभी का और अपना खुद का टाइम तो नहीं वेस्ट करूँगी कि मैं आप लोगों को कुछ भी पढ़ा दूँ। एंड टाइम पर हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मैक्सिमम सबने सब कुछ तो ऑलरेडी पढ़ा है, ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दिया है मैंने, ठीक है। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिसने अभी तक बाय नहीं करा है जाके कर सकते हैं। तो उसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न वर्ल्ड, हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे हिस्टोरियोग्राफी पे। पर सभी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हिस्टोरियोग्राफी के सेक्शन में हो रही थी, इसलिए आज की क्लास में इस पर लेकर आई हूँ। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी हम पढ़ते हैं, बहुत कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के बारे में हम जानते हैं। इन एंशिएंट इंडिया मेमोरीज ऑफ द ग्रेट डीड्स ऑफ एंसेस्टर एंड मिथोलॉजिकल लोड्स एंड मेमोरियल ऑफ सोशल ट्रेडिशन प्रिजर्व थ्रू रेसिटेशन। देखो यूजीसी नेट में भी आपको ये हिस्टोरियोग्राफी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सबके बाद इतना कुछ तो नहीं पढ़ सकते, ये सब आप वहाँ से पढ़ लेना। मौर्यन डायनेस्टी में जब हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं तो हमें, आप सभी को पता है कि हमें रॉक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, स्टोन पिलर्स आपको देखने को मिलते 3rd सेंचुरी BC। देखो ये वाला क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे ये मत सोचना कि मैं कुछ भी बता रही हूँ इसमें से कुछ नहीं आएगा या इस तरीके का नहीं आता, बिल्कुल आता है, ठीक है। चाहे तो प्रीवियस ईयर चेकआउट करो, हमें तो इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। आप देखोगे कि वो मेटल इमेजेस, स्क्रिप्चर्स, कॉपर प्लेट, 1st सेंचुरी AD ईस्वी का टाइम है ये, ठीक है। आगे देखो, हमें बहुत सारे डेट जैसे किंग के, कौन सी डायनेस्टी थी, जीनोलॉजीज, टेरिटोरियल एक्सटेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एम्पायर, ये सारी कुछ चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। इसके बाद इधर देखो, हमारे कुछ रिटर्न सोर्सेज है, रामायण, महाभारत, पुराण, सब पता है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, रिलीजियस टेक्स्ट, तो ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के लिटरेचर साहित्य हैं। कुछ हमारे हिस्टोरिकल अकाउंट इंडियन ऑथर्स आए थे, कुछ ट्रैवलर्स आए थे फॉरेनर, जिन्होंने यहाँ पे बातें लिखी थी। जैसे कि हम सोर्सेज की बात करें, सबसे पहले इंस्क्रिप्शन अभिलेखों के बारे में, जिसमें हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस में आपके
कौन कौन से राजा ने रूल किया, कौन से डायनेस्टीज़ में किया, है ना, सबके इवेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, उनके समय पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट, फेमाइन, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि हर्षचरित आपकी हर्षवर्धन की बायोग्राफी है जिसने बाणभट्ट ने लिखी थी 7th सेंचुरी में, ये भी याद रखना। टाइम पीरियड भी स्टेटमेंट में लिखा जाता है, वो 7 की जगह 8 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो वैसे सबको ये बात पता होती है कि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की ये बुक लिखी थी हर्षचरित, जिसमें उनकी बायोग्राफी पूरे लाइफस्टाइल के बारे में। लेकिन कोई भी टाइम पीरियड किसी को नहीं पता था, वहीं से हमसे गलती हो जाती है। तो क्या पता इतना पता होने के बाद भी अगर हम अपने आंसर को गलत करके आए, तो ये भी याद रखना, ठीक है। जिसमें उन्होंने इसके सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चर, लाइफ, हर्षवर्धन के रूल के टाइम के सब कुछ लिखा। आगे देखो कलहन की बात, अभी हमने देखे 2 क्वेश्चंस यहाँ से आ चुके हैं। कलहन ने 12th सेंचुरी के टाइम पर राजतरंग ने लिखी, और ये बुक हमें पता है हमारे कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। इनकी हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग रिजेंबल द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। इस बुक को लिखा गया था पूरे, और यहाँ पर इसमें जो सोर्स है इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट, डायनेमिक्स, डायनेस्टिक रिकॉर्ड, लोकल ट्रेडिशन, सारी बातें आप इसके अंदर देखते हो। चलो और सोर्सेज देखते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस हो रहा होगा तो प्लीज़ उसको स्किप करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी इम्पॉर्टेंट है क्लासेस, तो आपका फोकस इस पे होना चाहिए। सोगारो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इवनली यूपीएससी के एग्जाम में भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन याद रखना, सोगारो, ये आपके गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में मिला। इट इज़ बिलीव टू बी फॉर्म फ्रॉम मौर्यन पीरियड, ठीक है। इनका जो इंस्क्रिप्शन है कौन से स्क्रिप्ट में, ब्राह्मी में, ये आपको याद रखना है। इसमें द सिंबल इंस्क्राइब्ड ऑन द प्लेट आर इंडिकेटिव ऑफ अ ट्री, माउंटेन, आपके 4 पिलर का स्ट्रक्चर, ग्रैंडरी, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इस इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्डर रॉयल ऑर्डर अबाउट अ केयरफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स इन द ग्रेनरी, है ना, फेमाइंस एंड ऑल दैट, ये सब कुछ हमें यहाँ पर मिलता है। अभी हम ऑलरेडी राजतरंगिणी के बारे में देख चुके, मैं आपको बता चुकी हूँ, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, 12th सेंचुरी में लिखी गई है, कलहन ने इसको लिखा था। और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है कि ये बुक हमारी टोटल 8 बुक में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। द वर्क कंसिस्ट ऑफ 7826 वर्सेस कॉल्ड तरंग। कितने वर्सेस में, 7826 तरंग वर्सेस याद रखना, जिसको हम तरंग कहते हैं, ठीक है। कितने टाइम, ये आप ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट में ये भी मिल जाता है हमें। तो ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। चलो फिर देखो मेडिएवल की बात करते हैं। हमने एंशिएंट के इतिहास लेखन की बात तो कर ली। मुस्लिम्स के समय पर भी जियाउद्दीन बर्नी, बहुत क्वेश्चन आता है बाबर के बारे में, अबुल फजल अभी हमने देखा। जियाउद्दीन बर्नी आप देखोगे तारीख फिरोज शाह, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक कर लेना। ही स्टार्टेड द पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, उन्होंने यहाँ पर लिखी। बाबर ने बाबरनामा, तुझके बाबरी भी हम जिसे जानते हैं, तो बाबर ने अपने पूरे बैटल्स के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया है, ठीक है। इकोनॉमी, कस्टम, फ्लोरा, फोना, सारे कुछ जो भी सब रिकॉर्ड था सब कुछ इसमें मेंशन किया है। अबुल फजल की बात करें तो इन्होंने अकबरनामा लिखा, और हमें पता है अकबरनामा का जो 3rd पार्ट है, जो भी हमने देखा, आईनी अकबरी, है ना, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये सब याद रखना, जब हमसे आपके हिस्टोरियोग्राफी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तब ये तरीका याद रखना। मुस्लिम हिस्टोरियंस देखोगे ज़्यादातर ये आपके अरेबिक और पर्शियन में ज़्यादातर इन्होंने अपनी किताबें लिखी है। सीयूईटी के सिलेबस में पर्शियन लिटरेचर, आपके सिलेबस में तो मैक्सिमम वो आपको जो बुक देंगे वो पर्शियन यानी फ़ारसी भाषा में ही लिखी गई हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना। चलो आगे देखो, इनमें से ये बहुत है, ऑलरेडी आ चुका है, बार बार देख लो। मुस्लिम्स हिस्टोरियन, मुस्लिम के समय पर आप देखोगे हसन निज़ामी, कई बार आ चुका है। हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर लिखी है। अमीर तैमूर ने आपके तुझ के तैमूरी लिखी है, ठीक है। और आपके यहया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखी थी। तबाकत नासरी, मिनहाज सिराज लिखी है। चारों बुक्स प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इब्न बतूता, आपके अब्दुल रज़क, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोस, डोमिंगो पेस, ये सारे फॉरेनर ट्रैवलर हैं जिन्होंने मेडिएवल इंडिया के बारे में किताबें लिखी है, हमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताया है, ये याद रखना, ठीक है। ईश्वर दास नगर, भीमसेन सक्सेना, काफ़ी खान, ठीक है, निकोलो मंची, ये सारे आपके औरंगजेब के टाइम के इतिहासकार है। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो जहाँ भी कर रहे हो, क्योंकि ये आज की मैराथन सीरीज़ आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है,
बहुत मतलब बहुत। तो ये सारा कुछ आप लोग यहाँ से नोट कर लेना। चलिए और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग देख लेना यहाँ से, ये जितनी चीज़ें जो पीडीएफ नीचे आप देखोगे ना, नीचे दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, आपको ये पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। चलो एंशिएंट मेडिएवल सबकी बात कर ली, तो मॉडर्न को कैसे स्किप कर सकते हैं, मॉडर्न की भी इतिहासकार बात करते हैं। तो सर अलेक्जेंडर कनिंगम, सर जॉन मार्शल, ये आपको याद रखना है। तो अलेक्जेंडर कनिंगम सबको पता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है। इन्होंने साइट मेंशन की थी बुद्धिस्ट टेस्ट में, ये सारी बातें आप इसमें नोट कर सकते हो। जॉन मार्शल आप सभी को पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन को डेट दी थी इन्होंने ये टाइम। जेम्स मिल के बारे में सबको पता है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। इन्होंने बुक लिखी थी इंडियन हिस्ट्री में, जिन्होंने 3 वॉल्यूम में इसको पब्लिश किया था 1817 में, लेकिन इनकी ऑब्जेक्टिविटी में कमी थी। माउंट स्टुअर्ट एल्फस्टन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये गवर्नर जनरल थे आपके बॉम्बे के, जिनको आज के टाइम पे मुंबई कहते हैं, इन्होंने पब्लिश किया था 1841 में। ग्रांट डफ ने हिस्ट्री ऑफ महारत लिखा था, इन्होंने इसको पब्लिश किया था 3 वॉल्यूम में। ये सारी बातें आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। कर्नल टॉड, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में आया था ये। टॉड एनल्स ऑफ राजस्थान, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ राजस्थान लिखा था। द बुक टू इंडियंस, ठीक है। विलियम हंटर याद रखना, ब्रीफ हिस्ट्री, विलियम विल्सन हंटर का नाम याद रखना, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी थी, 2 वॉल्यूम में इंडियन हिस्ट्री के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया था। तो ये सारी फैक्ट्स है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ आपके कुछ हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दी। ओके स्टूडेंट, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और आज की कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस पे चाहते हैं और आपको किस पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि CUET PG हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी से कहाँ से आते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप CUET MA हिस्ट्री की प्ले लिस्ट में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। सारी वीडियो चेकआउट कर लो, कुछ नया मत पढ़ो, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा क्वेश्चंस करो। जिस भी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, चाहे वो एंशिएंट का हो, मेडिएवल का हो, मॉडर्न का हो, या फिर आपके स्टोरियोग्राफी का हो, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8881969880, जो आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो सुनो, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।